बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार इतिहास एवं संस्कृति के पार्ट सेकंड में एक बार पुनः अभिनंदन है। इसका प्रथम पार्ट हम लगा चुके हैं, तो यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर देखें। और बिहार सामान्य ज्ञान एवं भौगोलिक परिदृश्य को लेकर की भी हम एक पार्ट लगा चुके हैं, तो यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया तो उसे भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती हेतु सबसे अहम और सेलेक्टेड तथ्यात्मक सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिससे एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनने ही बनने हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, चलिए तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। टुडे की वीडियो हमारे प्रथम पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पाल वंश का बिहार में क्या योगदान है उसको लेकर के है। तो पाल वंश के संस्थापक को लेकर के यदि क्वेश्चन बनता है तो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे, जिनका शासन काल रहा था 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। और इनके द्वारा अधिकार किया गया था, तो इनके द्वारा मगध पर अधिकार किया गया था। और इनके द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इस तरह प्रश्न बनता है तो आपको जवाब देना है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और ये शासक थे जिन्हें जनता के द्वारा बनाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है धर्मपाल, जिनका शासन काल रहा था 770 से 810 ईस्वी तक रहा था। और इनके जो उपाधि दी गई थी धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी, कई बार एग्जाम में बना है कि उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की गई थी, तो धर्मपाल आपका जवाब होगा। और परम सौगात की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। इनके द्वारा जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि भागलपुर में स्थित है। प्रश्न बनता है कि इनके द्वारा किस बिहार का निर्माण किया गया था, तो आपको जवाब देना है सोमपुरी बिहार का निर्माण किया गया था धर्मपाल के द्वारा। और कन्नौज शासक इंद्रायुध पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। प्रश्न बन सकता है कि कन्नौज के किस शासक पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, तो इंद्रायुध पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी धर्मपाल के द्वारा। देवपाल, इनका जो शासन काल रहा था 810 से 850 ईस्वी तक रहा था। इनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो मुंगेर। तो पूछा जा सकता है कि मुंगेर राजधानी के शासनकाल के समय रही थी, तो आपका जवाब होगा देवपाल। और ये जो थे प्रतिहार शासक रामभद्र तथा मिहिरभोज पर विजय प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। तो प्रतिहार शासक रामभद्र और मिहिरभोज पर इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र द्वारा बिहार का निर्माण किया गया था। चीज़ों को समझते हुए चलना है। और नालंदा के जो प्रधानाचार्य थे, यदि कल को प्रश्न बनता है तो आचार्य वीरदेव जो थे नालंदा के प्रधानाचार्य थे। और तारानाथ ने बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक कहा, किसको कहा था? देवपाल को। नेक्स्ट है विग्रहपाल, जिसका शासनकाल रहा था 850 से 854 ईस्वी तक। इनका अन्य नाम था तो सूरुपाल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरुपाल किस शासक का नाम है, तो विग्रहपाल का। और इनके पुत्र नारायणपाल के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास इनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है आपका नारायणपाल, जिनका शासनकाल रहा था 854 से 908 ईस्वी तक। यानी देवपाल को म्लेच्छ विजेता कहा गया है। किस अभिलेख में? तो बादल अभिलेख में देवपाल को म्लेच्छ विजेता कहा गया है। बेहग्रपाल द्वितीय, तो इनके द्वारा बंगाल पर शासन समाप्त केवल बिहार तक ही संकुचित रहा था। महिपाल प्रथम, जिनका शासन काल रहा था 988 से 1038 ईस्वी तक था। और ये जो थे पाल वंश के द्वितीय संस्थापक थे। प्रश्न बन सकता है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक हैं, तो महिपाल प्रथम। और पाल वंश के जो संस्थापक हैं, यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए गोपाल। राजेंद्र चोल प्रथम से पराजित हुए थे, लगभग 1021 ईस्वी में ये पराजित हुए थे। कौन? महिपाल।
नेक्स्ट है रामपाल, जिनका शासनकाल रहा था 1077 से 1120 ईस्वी तक। विद्रोह हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासनकाल के समय कैवर्त का विद्रोह हुआ था, तो आपको जवाब देना है रामपाल के समय हुआ था। अंतिम उल्लेखनीय पाल शासक है जिसका उल्लेख मिलता है, प्रश्न बन सकता है कि अंतिम उल्लेखनीय पाल शासक है तो रामपाल। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित की रचना की गई थी, चीजें समझते हुए चलना है। अंतिम पाल शासक जो था वो गोविंद पाल है, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे आप। प्रश्न बन सकता है कि पाल वंश का शक्तिशाली शासक, अंतिम शक्तिशाली शासक था तो रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था, तो कैवर्त विद्रोह जो हुआ था तो उस समय शासक जो था रामपाल था। कवि सोडल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी, तो मैंने अभी बताया था कि उत्तरापद स्वामी की जो उपाधि है वो धर्मपाल को दी गई है, और इनकी एक और उपाधि थी परम सौगात, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे है, यदि प्रश्न बनता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना की गई है तो आपको जवाब देना है गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, चीज़ों को समझना है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो पंचानन नदी। नेक्स्ट है अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता है, तो अरबों के द्वारा जो पाल राज्य था उसे कहा गया है तो रूहम्मा। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलें जो भी इंपोर्टेंट तथ्य लगे आपको, क्योंकि सीधे के सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देवपाल की माता का नाम था, तो रन्ना देवी जो थी देवपाल की माता का नाम था, चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट जो वंश है सेन राजवंश, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है। तो सेन वंश जो वंश राजवंश है उसके संस्थापक यदि पूछा जाता है तो सामंत सेन इस राजवंश के संस्थापक थे। आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है, तो वीरसेन को आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। इस वंश के जो वीरसेन थे उन्हें आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। अन्य नाम यानी कि सेन राजवंश के जो अन्य नाम दिए गए हैं, संज्ञा दी गई है, तो कर्नाटक के क्षत्रिय और ब्रह्म क्षत्रिय इन्हें भी कहा गया है। दक्षिणापद के राजाओं के वंशज थे ये, कौन, सेन राजवंश के राजा। और इनका जो सेन राजवंश का यानी अंतिम शासक जो रहा था, यदि पूछा जा सकता है कि सेन राजवंश का अंतिम शासक रहा था तो जवाब आपको देना है लक्ष्मण सेन जो है इस वंश का अंतिम शासक रहा था। नेक्स्ट है विजय सेन। विजय सेन का जो शासनकाल रहा था 1095 से 1158 ईस्वी तक रहा था। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था ये, कौन, विजय सेन। प्रमुख अभिलेख थे देवपाड़ा, बरकपुर एवं पैकौर के लेख इस शासनकाल के जो थे प्रमुख अभिलेख थे। और इनको जो उपाधि दी गई थी, कल को प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय सेन को उपाधि दी गई थी, तो आपका जवाब होगा अरिराज वृषभ शंकर, इनको उपाधि दी गई थी। श्री हर्ष गहरवाल द्वारा राजकवि रचित गौडोवीर प्रशस्ति से ये प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरित थे। प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर जो कि देवपाड़ा में है, इसका निर्माण किया गया था, तो प्रश्न बन सकता है कि प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए विजय सेन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है बल्लाल सेन, जिनका शासनकाल रहा था 1198 से लेकर के 1178 ईस्वी तक है। इनको जो उपाधि दी गई थी बल्लाल सेन को गौड़ेश्वर, परम माहेश्वर और निह शंक शंकर, इनको उपाधि दी गई थी। इस स्मृतियों के ऊपर दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। पूछा जाएगा कि स्मृतियों पर आधारित या जो दान सागर ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए बल्लाल सेन के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर की रचना पूर्ण पुत्र लक्ष्मण सेन द्वारा की गई थी।
यानी रचना इनके द्वारा की गई थी, लेकिन इसे पूर्ण किया गया था इनके पुत्र लक्ष्मण सेन के द्वारा। कुलीनवाद सामाजिक प्रणाली के प्रणेता थे ये कौन? बल्लाल सेन। प्रश्न बन सकता है कि कुलीनवाद सामाजिक प्रणाली के प्रणेता थे, तो आपका जवाब होना चाहिए बल्लाल सेन। कन्नौज से अनेक ब्राह्मण बुलाकर बंगाल में इनके द्वारा बसाया गया था। शैव मतानुयायी थे। प्रश्न बन सकता है कि बल्लाल सेन किस मत के अनुयायी थे, तो आपको जवाब देना है शैव मतानुयायी थे। इनके आचार्य का नाम है अनिरुद्ध था। मृत्यु जो हुई थी बल्लाल सेन की प्रयाग में जल समाधि लेने से हुई थी। चीज़ों को सभी को समझते हुए चलना है बेहतर तरीके से, ताकि आने वाले एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्म कर सकें और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण सेन। सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, तो पूछा जा सकता है कि सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, तो आपको जवाब देना है लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक था कौन? लक्ष्मण सेन। प्रश्न को ध्यान से तथ्यात्मक सीरीज को समझते हुए चलना है। प्राचीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक लंबी उपाधि किसे दी गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए लक्ष्मण सेन जो हैं इनको सबसे लंबी उपाधि दी गई है, जिसका नाम है अश्वपति गजपति नरपति राजज्ञाधिपति सेनकुल कमल विकास भास्कर। सबसे लंबी उपाधि है। और सोमवंश प्रदीप परम भट्टराक परमसौर गौड़ेश्वर महाराजाधिराज इनको उपाधि दी गई है। अन्य उपाधियां भी हैं परम भागवत अरिराज और मदन शंकर, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, सबसे लंबी उपाधि वाले थे लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश के थे। चीज़ों को समझते हुए चलना है। पुरी काशी तथा प्रयाग में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी, तो प्रश्न बन सकता है कि विजय स्तंभ की स्थापना की गई है पुरी काशी तथा प्रयाग में, या ऑप्शन में दे करके, तो आपको जवाब देना है लक्ष्मण सेन के द्वारा की गई थी। ये किसके समकालीन थे, तो समकालीन गहड़वाल शासक राजा जयचंद के ये समकालीन थे। ये चीजें आपको समझनी है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ हुआ था इनके समय में। प्रमुख दरबारी जो विद्वान थे, पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सेन के प्रमुख दरबारी विद्वान हैं, तो जयदेव हलायुध प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे इनके शासनकाल में ये, श्रीधर दास, और ये जो थे बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित हुए थे। नेक्स्ट है मिथिला का कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्य देव थे। प्रश्न बन सकता है कि कर्नाटक वंश के संस्थापक हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नान्य देव। पाल वंशीय रामपाल के समकालीन थे। यदि पूछा जाएगा कि नान्य देव जो थे किसके समकालीन थे, तो पाल वंशीय रामपाल के समकालीन थे। इनकी उपाधि कर्नाटक कुलभूषण की थी। इनके समय जो राजधानी रही थी सिमरावगढ़ थी, वर्तमान में जो नेपाल में स्थित है। प्रमुख शासक नरसिंह देव, बख्तियार खिलजी को नजराना दिया गया था। यदि पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है नरसिंह देव के द्वारा नजराना दिया था। हरसिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे। यदि पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के समय शासक थे, तो आपका जवाब आना चाहिए हरसिंह देव। इनके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था और इनके समय को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है हरसिंह देव के शासनकाल को। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था, यदि इसको लेकर के प्रश्न बनता है तो आपका जवाब होगा कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो था हरसिंह देव था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक एक आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि चीज़ों को हमें समझते हुए चलना है ताकि आने वाले एग्जाम में हमारा स्कोर सबसे बेहतर हो। नेक्स्ट है बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित बिहार में उनका योगदान, कौन कौन बिहार से संबंध रखता है, तो 10वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के शीतलनाथ, इनका संबंध बिहार से है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 12वें जो तीर्थंकर थे बसुपूज्य, जिनकी जन्मभूमि थी चंपापुरी जो कि भागलपुर के
निकट है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भागलपुर को कहा जाता है तो सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, जिनकी जन्मभूमि थी मिथिला। तो चीज़ों को समझते हुए स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप कर सकें। और 20वें जो तीर्थंकर हुए थे सुब्रतनाथ, जिनकी जन्मभूमि राजगृह थी। और 21वें तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ, इनकी जन्मभूमि मिथिला थी। चीज़ों को समझना है। महावीर और बिहार, महावीर का बिहार से क्या संबंध है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर के। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, वसाड़ वैशाली। चीज़ों को ध्यान से समझना है। इन्हें कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी, प्रश्न बन सकता है कि महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए ऋजुपालिका नदी के तट पर जम्भिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। प्रश्न बनेगा कि महावीर के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था तो राजगृह में बराकार नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दिया गया था। चीज़ों को एक एक को ध्यान से समझना है। प्रथम वर्षावास जो कि अस्थि का ग्राम में हुआ था। निर्वाण इनको प्राप्त हुआ था पावापुरी, राज्यों के राजगृह के समीप है। पूछा जा सकता है कि महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ तो आपका जवाब होना चाहिए पावापुरी राजगृह के समीप जो है। बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थरों की संख्या है तो आपको जवाब देना है 2 हैं। कौन कौन है? महावीर जिन्हें पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था और बसुपूज्य जिन्हें चंपा में प्राप्त हुआ था। सम्मेद शिखर जो कि झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर की संख्या कितनी है? 20 है, जिनके द्वारा सम्मेद शिखर पर जो है निर्वाण प्राप्त हुआ है। चीज़ों को समझते हुए चलना है ताकि बेहतर से बेहतर हमारा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट है जैन संगतियाँ। तो जैन संगति कौन सी, किस समय और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो प्रथम जैन जो संगीति हुई थी वो 310 ईसा पूर्व हुई थी। चीज़ों को ध्यान से समझना है। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और प्रथम संगीति के समय जो अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। परिणाम क्या हुआ था कि लुप्त ग्रंथों का संकलन श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन हुआ था। पूछा जा सकता है कि किस संगीति के माध्यम से जैनों का जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन, दो यानी कि 2 वर्गों में विभाजन हुआ था। तो आपको जवाब देना है प्रथम जैन संगीति में। द्वितीय जैन संगीति पूछा जाएगा किस समय हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? बल्लवी जो कि गुजरात में हुई थी। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। इस समय अध्यक्ष थे तो देवर्दी क्षमा श्रवण जो थे द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। परिणाम हुआ था इसमें ग्रंथों का संकलन किया। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति किस समय और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। याद रखना है। कहाँ पर हुई थी? स्थान यानी कि राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति में जो प्रमुख कार्य हुए थे सुत्त एवं विनय पटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? प्रश्न बनता है तो वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे तो शुभकामी या सर्वकामी ऑप्शन में आपको मिलेगा। इस समय जो शासक थे कालाशोक जो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक थे। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में जो प्रमुख कार्य हुए थे स्थविर एवं महासंगिक में विभाजन हुए थे बौद्ध। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 247 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यदि प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा पाटलिपुत्र में हुई थी। यदि प्रश्न बनेगा कि इस समय अध्यक्ष थे तो मोगलीपुत्र जो तिस इस समय अध्यक्ष थे। और किसके शासक
काल में हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगीति? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति में जो प्रमुख कार्य हुए थे, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय यानी कि चतुर्बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो प्रमुख कार्य हुए थे, हीनयान एवं महायान में जो है विभाजन हुआ था। प्रश्न बनता है कि हीनयान एवं महायान जो है किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो आपको जवाब होना चाहिए बौद्ध धर्म से। और यहीं से हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में इनका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है बिहार स्थित बौद्ध महाविहार। तो कुम्हराहार महाविहार जो है प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है कि ये जो है पटना में स्थित है। तिलकधक महाविहार पूछा जाएगा, तिलकधक महाविहार स्थित है तो नालंदा के समीप तिल्लास गांव में ये स्थित है, तिलकधक महाविहार। नेक्स्ट है जगद्दल महाविहार जो गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव यानी कि वर्तमान में स्थिति उसकी बांग्लादेश में स्थित है। चीज़ों को ध्यान से समझना है। इसके संस्थापक थे पाल वंशीय शासक रामपाल थे। लौरिया नंदनगढ़ महाविहार, इसकी स्थिति बेतिया वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिले में है। टकसाल के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको जवाब देना है कहाँ से मिले हैं? तो लौरिया नंदनगढ़ महाविहार से। नेक्स्ट है आपका श्वेतपुर महाविहार, स्थित है हाजीपुर के निकट चेचर गांव में है। और यहाँ पर विशाल स्तूप है कि यहाँ पर विशाल स्तूप है। नेक्स्ट है बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय। बिहार में कौन कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, किनके द्वारा किस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है? तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके संस्थापक थे कुमारगुप्त, चीज़ों को समझना है। और पूछा जाएगा कि इसमें पुस्तकालय हैं, तो 3 पुस्तकालय हैं, रत्न सागर है, रत्न दधी और रत्न रंजक। नाम देकर के भी पूछा जा सकता है कि रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक पुस्तकालय हैं किस विश्वविद्यालय में है? तो आपको जवाब देना है नालंदा विश्वविद्यालय में है। इसके जो कुलपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय के शीलभद्र हेन का संघ के समय धर्मपाल जो थे शीलभद्र से पूर्व थे, राहुल मित्र सिंह के समय थे और राहुल श्रीभद्र अंतिम कुलपति हुए थे। पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम कुलपति, तो राहुल श्रीभद्र। चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसके जो संस्थापक थे गोपाल थे। इसकी स्थिति जो है बिहार शरीफ यानी कि जिला नालंदा में है वर्तमान में। और यह जो केंद्र था उदंतपुरी विश्वविद्यालय तो तंत्र विद्या का केंद्र था। नेक्स्ट है विक्रमशिला महाविद्यालय, तो इस विद्यालय के जो संस्थापक थे धर्मपाल थे, उपाधि विक्रमशील थी जिनकी, कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित है। प्रश्न बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कोसी और गंगा के संगम पर स्थित है। और यह केंद्र था तो वज्रायन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा था। यदि पूछा जाएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय वज्रायन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा था, तो आपको जवाब देना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके जो प्रमुख विद्वान थे दीपशंकर, श्री ज्ञान, अतीश वैरोचन, रचित एवं अभयंकर गुप्त इसके प्रमुख विद्वान थे। नेक्स्ट है मध्यकालीन में यानी कि मध्यकाल में बिहार का क्या योगदान रहा था, क्या संबंध है? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण जो हुआ था वो 12वीं सदी के अंत में
इनके द्वारा आक्रमण हुआ था। नालंदा विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है कि नालंदा एक एक नाम देकर के भी पूछा जा सकता है और एक साथ तीनों नाम देकर के। नालंदा विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए बख्तियार खिलजी के द्वारा इन विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। स्रोत है तबकात ए नासिरी, रियाज उस सलातीन इसके स्रोत हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, बख्तियार खिलजी की जो मृत्यु हुई थी, अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा इनकी हत्या की गई थी। पूछा जा सकता है कि ये किस के समकालीन बिहारी के शासक थे, तो गोविंदपाल मगध के। इंद्रदुम्न मुंगेर, उत्तर बिहार का कर्नाटक वंशीय नरसिंह देव, और नरसिंह देव ने ही इनको नजराना जो है पेश किया था। नेक्स्ट है चेरो राजवंश। तो चेरो राजवंश का जो उदय हुआ था, पाल वंश के पतन के बाद इस वंश का उदय हुआ था। चेरो वंश के भाग हैं, तो इस राज्य के जो है 4 भाग थे, बिहिहा, तिरावन, चैनपुर और देव मार्कंडे। एक एक नाम देकर के भी पूछा जा सकता है या सीधे ही पूछा जा सकता है कि चेरो राज्य के भाग हैं, तो आपको जवाब देना है 4। इसका जो क्षेत्र रहा था, शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, इनके वंश का जो है क्षेत्र रहा था। और इस वंश का, चेरो वंश का महानतम शासक था, तो आपको जवाब देना है मेदिनी राय, जो कि पलामू का था। नेक्स्ट है नुहानी राजवंश। नुहानी राजवंश के जो संस्थापक थे दरिया खान नुहानी थे, जो कि सिकंदर लोदी का प्रशासक था। याद रखना है, प्रथम स्वतंत्र शासक मोहम्मद शाह नुहानी बहार खां के नाम से भी जाने जाते हैं, और शेर शाह सूरी द्वारा अंत हुआ था इसका, याद रखना है। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन बिहार। तो इल्तुतमिश 1225 में बिहार पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। बिहार शरीफा, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार इनके द्वारा कर लिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इनके जो पुत्र थे नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के इसामुद्दीन पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट, बलबन तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया था। तो पूछा जा सकता है कि किस विद्रोह हेतु बलबन जो है बिहार आया था, तो तुगरिल खां के विद्रोह हेतु। बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया था किस शासक के द्वारा? बिहार एवं बंगाल को पृथक्कृत किया गया था। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था, कल को यह प्रश्न बनता है, तो आपको जवाब देना है इल्तुतमिश जो है बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट है खिलजी वंश। चीजों को ध्यान से समझना है। बंगाल के शासक रनुकुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेगूसराय में मस्जिद का निर्माण किया गया था। पूछा जा सकता है कि बेगूसराय में मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश, जिसकी राजधानी को लेकर के प्रश्न बनता है, तो याद रखना है बिहार शरीफ नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिहंज की तिबाकत ए नासरी में मिलता है। यानी बिहार शरीफ का जो नाम है उसका सबसे पहले उल्लेख मिहांज की तबकात ए नासरी में उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक। तिरहुत में टकसाल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। कर्नाट वंशीय हरसिंह देव पर विजय प्राप्त की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। चीज़ों को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है मुहम्मद बिन तुगलक। प्रांतपति मखदूल मुल्क द्वारा हरसिंह देव पर निर्णायक विजय मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। तिरहुत यानी कि मिथिला
क्षेत्र का सल्तनत में विलय नया नाम तुगलपुर किया गया था? तो पूछा जाएगा कि तुगलपुर नाम परिवर्तित किया गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तिरहुत क्षेत्र का। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चीजों को एक एक को समझते हुए चलना है। समकालीन थे इनके सूफी संत मखदूम सफुद्दीन अहमद याही मानेरी की खानका बिहार शरीफ का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना, पूछा जाएगा कि वैरनार वंश की स्थापना की गई थी तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। बिहार के सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की गई थी तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। पटना एवं गया के आसपास कई अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं तो फिरोज शाह तुगलक के हैं। अन्य प्रमुख शासक जो हैं जिसमें मलिक इब्राहिम यानी कि मलिक बया बिहार शरीफ में मकबरा स्थित है। बिहार में अफगान शासन, अफगानों के द्वारा शासन और किसके द्वारा स्थापना की गई थी बिहार में? तो इसके जो संस्थापक रहे थे सिकंदर शाह लोदी, प्रशासक दरिया खां नूरानी। चीज़ों को एक एक को समझते हुए चलना है। स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना हुई थी तो सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी के द्वारा की गई थी और सत्ता की स्थापना की गई थी तो मोहम्मद शाह नूरानी के द्वारा। बाबर के समकालीन अफगान शासक, पूछा जाएगा कि बाबर के समकालीन जो अफगान शासक थे तो मोहम्मद शाह, जिनका विस्तार पूर्व में मुकेर तथा दक्षिण बिहार के भूभाग पर था। नुसरत शाह, बंगाल का शासक, पश्चिम में बलिया व सारण तक तथा उत्तर बिहार के क्षेत्र में ये शासक थे। बाबर द्वारा घाघरा के युद्ध में अफगानों पर विजय प्राप्त की गई थी तो पूछा जाएगा कि घाघरा के युद्ध में विजय प्राप्त की गई थी अफगानों पर तो बाबर के द्वारा। हुमायूं द्वारा दोरहा के युद्ध में अफगानों पर विजय प्राप्त की गई थी तो हुमायूं के द्वारा दोरहा के युद्ध में अफगानों पर विजय प्राप्त की गई थी। सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? यदि कल को प्रश्न बनेगा तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो अफगान शासक था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के पश्चात स्थापित अफगान वंश कौन सा था? तो करारानी वंश था। संस्थापक थे इस वंश के करारानी वंश के तो ताज खां करारानी। बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक था, अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक था। प्रश्न की लैंग्वेज को एक बार ध्यान से समझें क्योंकि एग्जाम में हम देखते हैं तो जल्दबाजी में गलत लाए थे। तो दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक था। निम्न प्रमुख बिहार के सूफी संत हैं, इनके बारे में, इनका योगदान, कहाँ इनकी खानका आदि है उसके बारे में प्रश्न बनता है तो उनको भी ध्यान रखना है। तो इमाम मोहम्मद ताज फ़कीर, इनकी खानका जो है मनेर शरीफ में है। इसकी स्थापना 1180 ईस्वी में हुई थी। भारत की सबसे पुरानी खानकाओं में से एक है। कल को यदि पूछा जाएगा कि भारत की सबसे पुरानी खानका है तो आपको जवाब देना है मनेर शरीफ, जो कि किससे संबंध रखती? इमाम मोहम्मद ताज फ़कीर की है। खानकाओं से संबंधित अन्य प्रसिद्ध संत जो हैं शाह कमलादीन अहमद हैं और शाह अलाउद्दीन बुखारी सत्तारी, इनकी खानका जो है बेगूसराय में है और इनका जो सिलसिला सत्तारी में है। चीज़ों को ध्यान से समझना है एक एक को। मोहम्मद जिलानी अमझरी कादरी, इनकी खानका अमजर शरीफ औरंगाबाद में है, सिलसिला कादरी है। दरिया साहिब, इनको भी ध्यान रखना है, चीज़ों को एक एक को ध्यान से समझना है। शेख सफरुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, जो इनकी खानका बिहार शरीफ पैगम्बर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरचित है इसमें। सिलसिला इनका फिर दौसी है। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट, मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन में बिहार से संबंधित तथ्य एवं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखना है। तो प्रथम मुगल सूबेदार था, पूछा जाएगा तो खानम मुनीम। बिहार में जो प्रथम मुगल सूबेदार था, यदि इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब आएगा खान खानम मुनीम था। बाबर को लेकर के
तो महमूद लोदी को पराजित कर जलाल खान को बिहार का प्रशासक बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो बाबर के द्वारा ही बनाया गया था। हुमायूं चौसा यानी कि जिला बक्सर के युद्ध में शेर शाह से पराजय हुए थे। पूछा जाएगा कि चौसा के युद्ध में जो है शेर शाह से पराजय हुई थी, तो हुमायूं की पराजय हुई थी। अकबर, तो अकबर के द्वारा हाजीपुर दुर्ग पर जो विजय प्राप्त हुई थी 1574 ईस्वी में, इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। शासक दाऊद खां करावनी था उस समय। पटना पर विजय प्राप्त की गई थी। मिथिला विजय जो कि 1575 ईस्वी में प्राप्ति हुई थी। और मुगल बिहार मुगल सूबा घोषित किया था 1580 में। किसके शासन में काल में बिहार को मुगल सूबा घोषित किया गया था? तो अकबर के शासन काल में। एक एक तथ्य को ध्यान से समझते हुए चलना है। जहांगीर, खोखरा देश छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, जहांगीर के द्वारा। शहजादा खुर्रम का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, समय में हुआ था? तो जहांगीर के समय में हुआ था बिहार में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सभी तथ्य जो हैं बिहार से संबंधित हैं। औरंगजेब, तो पौत्र अजीम को सूबेदार नियुक्त किया गया था, पूछा जाएगा। और अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फर्रुख हसियर, यानी अजीमाबाद पटना में इनका राज्याभिषेक किया गया था। चीज़ों को ध्यान से समझना है। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार अब तक जो हुए हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। अकबर काल में कौन कौन से सूबेदार हुए थे? सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मानसिंह जो है बिहार में अकबर के शासनकाल में जो है सूबेदार हुए थे। जहांगीर के काल में शासनकाल में जो है अफजल खान, शहजादा परवेज ये सूबेदार हुए थे। सभी को ध्यान में रखना है। और शाहजहाँ के शासनकाल में खान ए आलम, शाइस्ता खां ये सूबेदार हुए थे। और औरंगजेब के काल में शहजादा अजीम जो है सूबेदार हुए थे। एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि बेहतर तरीके से हमारी परफॉर्म एग्जाम में हो। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का बिहार में क्या योगदान रहा था, क्या इससे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं? तो इनके बचपन का नाम जो है फरीद था। कल को यदि प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि फरीद किस शासक का बचपन का नाम है, तो आपका जवाब होना चाहिए शेर शाह सूरी। इनके पिता हसन का सासाराम के जागीरदार थे। इनको उपाधियां दी गई थी, तो शेर खां की उपाधि है कि शेर खां की उपाधि दी गई थी, तो शेर शाह सूरी को। हजरत ए आला की उपाधि दी गई थी, तो शेर शाह सूरी को दी गई थी। इनके समय में जो है प्रमुख चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। प्रश्न बन सकता है कि चौसा का युद्ध हुआ था, तो 1539 में। बिलग्राम का भी युद्ध इनके समय में हुआ था, तो कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और इनका जो मकबरा कहाँ पर स्थित है, पूछा जाएगा कल को कि शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम यानी कि रोहतास जिले में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिहार के इम्पोर्टेंट जो मध्यकालीन अभिलेख हैं जिनमें से बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की सूचना मिलती है, तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचओब ताम्रपत्र है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, शेरशाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख। इन अभिलेखों को लेकर के एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो बिहार में सिख गुरु और सिख गुरुओं से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना है, उनका क्या कुछ योगदान रहा था जो विभिन्न एग्जाम में आपके में पूछे जा रहे हैं। तो बिहार में आने वाले सिख गुरु थे, तो पूछा जाएगा कल को कि बिहार में आने वाले प्रथम गुरु थे, तो गुरु नानक जो थे बिहार आने वाले प्रथम गुरु थे, जिन्हों के द्वारा गया, राजगीर, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर आदि में यात्रा की गई थी। चीज़ों को समझना है। गुरु तेग बहादुर, सासाराम, गया, पटना आदि की यात्रा की गई थी बिहार में गुरु तेग बहादुर के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में जन्म हुआ था। इनकी माता गुजरी देवी, पिता गुरु तेग बहादुर थे। 4.5 वर्ष की आयु में पटना से ये आनंदपुर में गमन कर लिया गया था इनको। तो ये थी मित्रों टुडे के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार इतिहास एवं संस्कृति के सेकंड पार्ट को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य थे।
आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार शिक्षक भर्ती हेतु आपकी बेहतर तैयारी और एग्जाम में स्कोर बेहतर कर सके। मित्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।